ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आया है। ईरान की ताकत को तबाह करने के लिए अब अमेरिका ने समंदर को खून से लाल करना शुरू कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने पहली बार सबमरीन से टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके उस वॉरशिप को तबाह कर दिया जो ईरान की शान थी। लेकिन इस अटैक को लेकर जो सबसे डराने वाली बात है वो है इसकी लोकेशन। ईरान की वॉरशिप को हिंद महासागर में टारगेट कर डुबो दिया गया, जिसने जंग के दायरे को बढ़ा दिया है। आखिर अमेरिका के साइलेंट अटैक ने कैसे समंदर के जरिए ईरान को सबसे बड़ा झटका दिया है, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में घमासान, आया बारूदी तूफान, पानी के नीचे से तबाही, युद्धपोत की जल समाधि, अरब टू हिंद महासागर, जंगी फ्रंट का नया ट्रेलर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध आसमान और जमीन से होते हुए अब समंदर तक पहुंच चुका है। अरब सागर से निकलकर हिंद महासागर की चौहद्दी लांग रहा है और ये दो तस्वीरें हर बीतते दिन के साथ घातक होते जंग का सबूत पेश कर रही है। यह है ईरान का वॉरशिप IRIS डेना, जिसे अमेरिका ने अपने टॉर्पीडो से समंदर में दफन कर दिया। IRIS डेना को समंदर में ईरान की शान कहा जाता था, जो ईरान के सबसे नए और रणनीतिक युद्धपोतों में से एक था। इसमें एंटीशिप मिसाइलें तैनात थी, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी थी, 76 mm का नौसैनिक तोप था, टॉर्पीडो लॉन्चर था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड था। लेकिन ईरान के युद्धपोत ने अमेरिका के एक हथियार के आगे हार मान ली। अमेरिका ने सबमरीन से ऐसा टॉर्पीडो चलाया कि 1500 टन का ये ईरानी बाहुबली समंदर में समा गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमला एक फास्ट अटैक सबमरीन से किया गया और हमले में एक MK-48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ। दरअसल टॉर्पीडो को पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल भी कहा जा सकता है, जो कि पानी के अंदर से लॉन्च होता है। टॉर्पीडो को सबमरीन से छोड़ा जाता है और टारगेट से टकराने या उसके पास पहुंचने पर विस्फोट कर देता है। सोनार के जरिए टॉर्पीडो टारगेट की आवाज सुनता है और फिर अटैक करता है। टॉर्पीडो का विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, जैसा कि अमेरिका के इस हमले में ईरानी वॉरशिप का हुआ। अमेरिका ने दावा किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका ने किसी वॉरशिप को टारगेट किया है। आपको बता दें कि ईरान का ये वॉरशिप इंटरनेशनल वाटर्स में था। जहां ये ईरानी शिप डूबा, वो इलाका समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका से करीब 40 नॉटिकल मील दक्षिण में मौजूद था और यहाँ ईरान को हमले की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने मौका नहीं चूका और एक ही झटके में ईरान की शान और उसके 187 नौसैनिकों को निशाना बना डाला। अमेरिका के इस हमले के बाद जंग का दायरा और फैलने की आशंका ने दुनिया को डरा दिया और अब 3 देशों की ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर में एंट्री कर चुकी है। रिपोर्ट जी मीडिया। देखिए, खाड़ी में जंग अब समंदर से निकलकर आसमान तक पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी नेवल ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ अगला बड़ा मिशन है ईरान के एयर स्पेस पर पूरा कब्जा। अमेरिका का दावा यह है कि जल्द ही ईरान का आसमान उसके और इजराइल के फाइटर जेट्स के कंट्रोल में होगा। लेकिन ईरान भी खुली चुनौती दे रहा है कि यह जंग अब समंदर, हवा और अंतरिक्ष तीनों मोर्चों पर लड़ी जाएगी। अमेरिका, इजराइल का ईरानी एयर स्पेस पर कब्जा, अमेरिका का नेवल वार, ईरानी नेवी अंडर रडार, फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन्स। खाड़ी देशों में सबसे बड़ा युद्ध इस बार बेहद हाईटेक तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तरफ समंदर में अमेरिकी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। यानी अगर ईरान की फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे तो इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान उन्हें पल भर में ढेर कर देंगे। अगर लॉन्चिंग साइट से मिसाइल दागी जाएगी तो इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसमान में ही इंटरसेप्ट कर खत्म कर देगा, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि बहुत जल्द ईरान का आसमान पूरी तरह से अमेरिका और इजरायली एयरफोर्स के कंट्रोल में होगा। यानी अगर जंग लंबी चली तो सबसे पहले अमेरिका ईरान के आसमान को अपने कंट्रोल में लेने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि जब चाहे जहां चाहे ईरान के भीतर एयर स्ट्राइक कर सके। जंग के 6 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान के हमले इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार जारी है। ईरान अपनी मिसाइल सिटी से बिना लॉन्चिंग पैड के ही खतरनाक मिसाइलें दाग रहा है। यही नहीं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी आसमान में उड़ रहे अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका की रणनीति साफ है कि समंदर और आसमान दोनों पर कंट्रोल, ताकि जरूरत पड़ने पर इजराइल की सेना ईरान के भीतर सीधे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सके। लेकिन ईरान भी साफ कह चुका है कि वो हथियार डालने वाला नहीं है। समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया जाएगा।
हालांकि अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबदबा बनाकर उसने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया और अब अगला बड़ा टारगेट है ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध क्षेत्र में एक के बाद एक झटके मिलने के बाद ईरान बड़े बदले की बात कह रहा है। अमेरिका के अड्डे तो निशाने पर हैं ही, अब ईरान ने नेतन्याहू को सबसे बड़े झटके की तैयारी कर ली और इस बार निशाना कोई एयरबेस या सैन्य अड्डा नहीं होगा, बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है। यानी इजराइल को भी बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका जल से, थल से, नभ से, हर तरफ से ईरान को बर्बाद करने में लगा है। ईरान को खत्म करने का प्रण है, लेकिन अब ईरान के नए खलीफा ने इसका बदला लेने की ठानी है। बदला ऐसा जो ट्रंप और नेतन्याहू को हिलाकर रख देगा। युद्ध और बर्बादी के बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में उसका अगला निशाना परमाणु ठिकाना होने वाला है और साथ ही ये कहते हुए नेतन्याहू और ट्रंप को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। ईरान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना ने ऐलान कर दिया है कि अगर वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश हुई तो इजराइल के परमाणु साइट पर अटैक कर देगा। ईरान की यह चेतावनी उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल की जिस न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की बात की है वो इजराइल का एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र है जिसका निर्माण 1950 के दशक में शुरू हुआ था। इजराइल ने फ्रांस की गुप्त तकनीक की मदद से इसका निर्माण किया था। शुरुआत में इसे छिपाने के लिए दुनिया को बताया गया था कि ये कपड़ा फैक्ट्री है। इजराइल आधिकारिक तौर पर इसे एक रिसर्च सेंटर बताता है जो विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर काम करता है। लेकिन असल में ये न्यूक्लियर साइट इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा है, जहां प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। ईरान, जिसके पास न्यूक्लियर बम तो नहीं है, लेकिन अगर अपनी इस चेतावनी को ईरान हकीकत बनाता है तो न सिर्फ इजराइल का गुरूर टूटेगा बल्कि उसके लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और अमेरिका की बम्बार्डिंग ने ईरान में हाहाकार मचा दिया है। इजराइल के खतरनाक हथियारों से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। इजराइल का दावा यह कि उसने 5 दिनों में ईरान पर 5000 से ज्यादा बम गिरा दिए हैं, जिसके बाद तेहरान समेत ईरान के 130 शहर खंड खंड हो गए। बम इतने खतरनाक हैं कि कई इमारतें धरती में समा चुकी हैं। 5 दिन और 5000 बम, ईरान को खाक करने का प्लान। ईरान के खिलाफ इजराइल का युद्ध भीषण हो गया है। खंडहर इमारतें, तबाही का मंजर। ईरान से इजराइल तक युद्ध की ये खौफनाक तस्वीरें डरा रही। बेकसूर लोग और मासूम बच्चे मिसाइलों और गोला बारूद की भेंट चढ़ गए। कोम से तेहरान तक इजराइल और अमेरिका ने हर उस शहर और ठिकाने को टारगेट किया जहां खामनेई और उनके समर्थक मौजूद थे। इतना ही नहीं, उस इमारत को भी टारगेट कर उड़ा दिया गया जहां ईरान के नए खलीफा का चुनाव करने के लिए बैठक हो रही थी। ईरान और इजराइल दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। जवाबी पलटवार में ईरान ने भी इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के मिसाइल सिस्टम को तबाह करना है। इसके लिए दोनों देशों ने मिलकर ईरान को जड़ से मिटाने की शपथ ली। इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने ईरान के ऊपर 5000 से ज्यादा खतरनाक बम बरसाए हैं, जिसमें तेहरान और उसके आसपास के बड़े रणनीतिक इलाके शामिल हैं। 2026 की ये जंग अब अपने खतरनाक अंजाम पर पहुंच चुकी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बम इतने खतरनाक हैं जो बंकरों तक को चीरते हुए तबाही मचा रहे हैं। इनमें सबसे खतरनाक है MK-80 सीरीज, जो सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बम इतने खतरनाक हैं कि बख्तरबंद गाड़ियों तक उड़ा देते हैं। इसके बाद नंबर आता है बंकर बस्टर बम का। दावा किया जा रहा है कि इसी बंकर बस्टर का इस्तेमाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने के लिए किया गया था। इजराइल की फोर्स IDF के सूत्रों ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ उनका ये अभियान कम से कम 2 हफ्तों तक चल सकता है, जिसके बाद ईरान में हर तरफ कयामत का खौफनाक मंजर होगा। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के वो सुरक्षा बल भी हैं जिन्होंने खामेनेई सरकार के पिछले आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया था। 28 फरवरी से शुरू हुए ताबड़तोड़ युद्ध में ईरान के 130 शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें 160 स्कूली छात्राओं समेत 1045 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनकी कोर टीम भी शामिल है। अमेरिका का दावा है कि उसके अभियान ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी। अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट फोर्सेस ने ईरान में 2000 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है, जिसने ईरान की मिसाइल और सैन्य ताकत को कमजोर किया है। हालांकि इस युद्ध में दोनों ही तरफ से भयंकर नुकसान हुआ है। ईरान के पलटवार में तेल अवीव की इमारतें भी खंडहर में बदल गई। वहीं मिडिल ईस्ट के देश छिन्न भिन्न हो चुके हैं।
लेकिन जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान ईरान में हुआ है, जहां 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान के डर्टी बम की आशंका जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ग्रेविटी बम के इस्तेमाल की चेतावनी दे दी है। जी हां, सवाल यह है कि क्या यह टकराव अब और विनाशकारी होने वाला है? एक बड़े संकट की तरफ धकेल सकती है ये। ईरान का वॉर प्लान क्लियर है। जो खामेनेई ने कहा था वही होगा। अमेरिका और इस्राइल टारगेट फिक्स है। ये युद्ध ईरान के अंत के साथ ही खत्म होगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ा संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना शायद ट्रंप ने भी नहीं की थी। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर के बनाए सिस्टम अब भी एक्टिव है। ईरान लगातार इस्राइल और मिडिल ईस्ट में उनके सहयोगियों पर हमले कर रहा है और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और भीषण होती जा रही है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या ईरान अब डर्टी बम फोड़ेगा? क्या अमेरिका ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेगा? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। पता चला है कि ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे ईरान डर्टी बम बना सकता है। या मुमकिन है कि ईरान ने डर्टी बम बना भी लिया हो, यानी विनाश का ऐसा हथियार जो परमाणु बम नहीं है और परमाणु बम की तरह तबाही भी नहीं बचाता। डर्टी बम का मकसद सामूहिक हत्या से ज्यादा दहशत, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। डर्टी बम को RDD यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी कहा जाता है। डर्टी बम में परमाणु बम जैसा बड़ा धमाका या मशरूम क्लाउड नहीं होता। इसमें साधारण विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाया जाता है। धमाका होने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ धूल और छोटे कण के तौर पर हवा में फैल जाता है। ये कण आसपास की जमीन, इमारतों, गाड़ियों और लोगों को दूषित कर सकते हैं। इसका मुख्य मकसद लोगों में डर, अफरा तफरी और आर्थिक नुकसान पैदा करना होता है। इससे कोई इलाका कुछ समय के लिए रहने या इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता। अब तक किसी देश या संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया है अगर ईरान ने ऐसी कोई भी हरकत की तो फिर अमेरिका का ग्रेविटी बम भी तैयार है। जब फाइटर जेट या बम वर्षक विमान आसमान से बम गिराता है, अपने वजन और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सीधा नीचे गिरता है, तो उसे ग्रेविटी बम कहा जाता है। ग्रेविटी बम में कोई प्रोपल्सन नहीं होता, यानी इसमें रॉकेट या इंजन नहीं होती। विमान से गिराया जाता है, पायलट लक्ष्य के ऊपर पहुंचकर बम छोड़ देता है। ये साधारण बम या परमाणु बम भी हो सकते हैं। कई ग्रेविटी बम सामान्य विस्फोटक होते हैं, जबकि कुछ परमाणु बम भी इसी तरह गिराए गए थे। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला था, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था, जो असल में ग्रेविटी बम ही था। आज दुनिया के कई देशों ने GPS और लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस आधुनिक ग्रेविटी बम बना ली है, जो बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सवाल अब भी वही है, क्या ईरान जंग में डर्टी बम का सहारा लेगा? क्या अमेरिका ग्रेविटी बम से इसका जवाब देगा? या फिर मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग दुनिया को किसी बड़े संकट की तरफ ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिका की एंट्री के बाद ये जो टकराव है बहुत तेजी से कई देशों तक फैलता नजर आ रहा है। ईरान के लगातार काउंटर अटैक, अजरबैजान पर मिसाइल से हमला और इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक, ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं। तो आखिर इस बढ़ती जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा, दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। यूं तो युद्ध के भी अपने नियम कायदे होते हैं, दुश्मन देश भी कुछ दायरे में बंधे होते हैं, मगर जब जंग अपने चरम पर पहुंचती है तो बस एक ही मकसद बचता है, हर हाल में फतह। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में ना ईरान झुक रहा है और ना ही रुक रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जो उसूल तय किए थे, अब ईरान की फौज उसी पर चलते हुए इजराइल और अमेरिका से उनकी मौत का बदला ले रही है। छोड़ेगा नहीं खलीफा, कहकर बदला लेगा। दरअसल ईरान का काउंटर अटैक तब और तेज हो गया जब अमेरिका ने हिंद महासागर में टॉर्पीडो से हमला करके ईरान के युद्धपोत को समुद्र में डुबो दिया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह से रिवेंज मोड में आ गया है और अब उसके गुस्से का निशाना बन रहे हैं वो देश जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इजराइल पर भी भीषण मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इजरायली सेना को सिर्फ 2 घंटे के भीतर 3 अलग अलग अलर्ट जारी करने पड़े। इस दौरान ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया।
इतना ही नहीं, ईरान ने दावा किया है कि उसने वेस्टर्न ईरान के आसमान में अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट भी मार गिराया है। लेकिन अब इस युद्ध की आग काकेशस क्षेत्र तक पहुंचने लगी है। ईरान ने अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर भी हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ईरान ने अर्श-2 लॉन्ग रेंज मिसाइल से अजरबैजान के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। यह पहली बार है जब इस युद्ध का असर काकेशस इलाके में दिखाई दे रहा है। अजरबैजान जहां इजराइल का करीबी सहयोगी देश है, वहीं तुर्की का भी अहम रणनीतिक साझेदार माना जाता है। हालांकि अब तक ईरान ने तुर्की को सीधे निशाना बनाने से काफी हद तक परहेज किया है, लेकिन अजरबैजान में हुए इस मिसाइल हमले के बाद अब वहां की सरकार भड़क उठी है। अजरबैजान ने ईरानी दूतावास को तलब कर इस हमले का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में अजरबैजान के नख्चिवान एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी घायल हो गए। अजरबैजान का कहना है कि उसकी जमीन पर किया गया यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का सीधा उल्लंघन है, और यही वजह है कि अब इस युद्ध का दायरा और भी बड़ा होने का खतरा बढ़ गया है। यानी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की चिंगारी भड़काई है, अब वो ज्वालामुखी में तब्दील होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी नई साइबर जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक की धमक है, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल, कैमरे और इंटरनेट भी हथियार बन चुके हैं। जिसके बाद सवाल अब यह है कि क्या आने वाले दिनों में जंग का असली मैदान साइबर स्पेस बनने वाला है, और इस खुफिया जंग में किसका पलड़ा रहेगा भारी। पहले मोसाद ने खामेनेई की जासूसी की, फिर सटीक एयर स्ट्राइक में उसे ढेर कर दी। अब मोसाद की नजर ईरान के लोगों के मोबाइल फोन पर है। ईरान इस वक्त दहल रहा है, धधक रहा है और बारूद की आग में झुलस रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खतरा साइबर जंग का। ईरान की मीडिया खुलकर साइबर अटैक की चेतावनी दे रही है। लोगों से विदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क को डिलीट करने की अपील की जा रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी सीधे अमेरिका और इजराइल तक पहुंच रही है। संवेदनशील ठिकानों से लेकर रणनीतिक योजनाओं तक कई अहम सूचनाएं कथित तौर पर विदेशी एजेंसीज के हाथ लग चुकी हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। बताया जा रहा है कि मोसाद ने ईरान में फैले ट्रैफिक कैमरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुफिया जानकारी जुटाई। दावा है कि इन कैमरों को सालों पहले हैक कर लिया गया था। इन्हीं कैमरों के जरिए खामनेई के बॉडीगार्ड्स के घरों के पते, उनकी ड्यूटी का समय और उनकी गतिविधियों का पूरा डाटा तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ हैकिंग नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। एआई की मदद से खामनेई की हर गतिविधि और हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि खामनेई के बेहद करीब रहने वाले कुछ लोगों के बीच भी मोसाद के एजेंट घुसपैठ कर चुके हैं। इन एजेंट्स का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व की हर गतिविधि पर नजर रखना है। कहा जाता है कि सालों से ईरान के भीतर गुप्त ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिनमें जासूसों की भर्ती, हथियारों की तस्करी और बड़े पैमाने पर साइबर हमले शामिल थे। यही वजह है कि आज मोसाद की पहुंच को ईरान के लिए सबसे बड़ा खुफिया खतरा माना जा रहा है। ईरान में मोसाद के संभावित साइबर अटैक, पावर ग्रिड को हैक कर बिजली सप्लाई ठप करना, सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना, मिलिट्री जीपीएस सिस्टम को निष्क्रिय करना, डेटा सेंटर्स को बंद करना, सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाना, सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बाधित करना। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों से ही नहीं लड़ी जा रही, अब जंग मोबाइल फोन, कैमरास और इंटरनेट के जरिए भी लड़ी जा रही है। और इसी डिजिटल जंग ने ईरान की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ ईरान इजराइल युद्ध अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की प्रिसीजन स्ट्राइक से तेहरान समेत कई शहरों में भारी तबाही की खबरें हैं। इजराइल, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग की 5 बड़ी अपडेट्स अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कतर में ईरानी बॉम्बर्स को अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने से ठीक 2 मिनट पहले मार गिराया गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोवियत मॉडल के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर अल उदीद एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजे थे, लेकिन कतर की सेना ने ईरानी बॉम्बर्स को मार गिराया। खबर है कि जब कतर की सेना ने बॉम्बर्स को मारा, उस वक्त तक वो अपने टारगेट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थे और ये जहाज बम और गाइडेड हथियारों से लैस थे। आपको बता दें कि अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। ईरान के साथ साथ इजराइल लेबनान में बैठे ईरानी समर्थक गुटों को भी चुन चुनकर खत्म कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में IDF ने दक्षिणी लेबनान में कमांड सेंटर में मौजूद आतंकवादी गुट का सफाया कर दिया।
रात भर इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के इलाके की एक इमारत में घुसे हिजबुल्लाह आतंकवादियों की पहचान की और पहचान पुख्ता होने के बाद इजरायली वायुसेना ने आतंकवादियों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। दक्षिणी लेबनान की इस इमारत को हिजबुल्लाह आतंकी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो ईरान के खुर्रमाबाद इलाके का है, जहां इजरायली वायुसेना ने कुछ देर पहले जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। हमला होते ही इमारतों के चीथड़े उड़ गए। लोग खुद को और अपनी जानकारों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मलबे की चपेट में आकर ये शख्स बुरी तरह घायल हो गया। जान बचाने के लिए दीवार के ओट में जाकर छिप बैठा। इस हमले के बाद 6 लोग गंभीर रूप से घायल एक शख्स को लादकर लाते हुए नजर आए। वीडियो में तबाह हो चुकी कारें और गलियों में लोगों की लाशें भी नजर आ रही हैं। ये मंजर ईरान में सिर्फ एक जगह का नहीं है, कमोबेश पूरे ईरान की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी तेहरान का बताया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी हमले में इस मिसाइल को लॉन्च किया है। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इसकी जानकारी सेंटकॉम फुटेज से हुई है। आपको बता दें कि देर रात से ही अमेरिका और इजरायल ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई, जहां एक साथ कई धमाकों, आग के गोलों और धुएं के गुबार से पूरा शहर दहल गया। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने गुरुवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के इजरायल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों में इजरायल के हमले जारी हैं और लगातार विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इसका नतीजा ईरान के अलग अलग हिस्सों में देखने को भी मिल रहा है। तस्वीरें ईरान के महत्वपूर्ण कुर्द शहर साकेज की। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमलों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। एक हाथ में मोबाइल टॉर्च और दूसरे हाथ में खामनेई की तस्वीर। इन लोगों के मन में भारी गुस्सा है। इजरायल का नाश हो के नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान में हुए नुकसान का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अब तक 1230 लोगों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक जारी हमलों से ईरान दहल रहा है। रुक रुक कर अंधेरे में धमाके के साथ तेज रोशनी दिखती है और मातम पसर जाता है। अमेरिका ईरान की जंग में एक नया मोर्चा खुल गया है। ये मोर्चा है जिहाद का। ईरानी मौलवियों जिहाद के फतवे के साथ सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की बात कही है। ईरान की मौलवियों की तरफ से जारी इस फतवे के पीछे क्या पूरी रणनीति है? आमने सामने की जंग के साथ जिहाद का ऐलान कर हासिल क्या करना चाहते हैं ईरान के धर्मगुरु? आप समझिए ये पूरा प्लान क्या हो सकता है। ट्रंप ने जो खूनी जंग छेड़ी है उसका अंत क्या होगा, इस पर ईरान के मौलवी मौलाना की बैठक चल रही है। कोई मौलाना कह रहा है अब जंग नहीं जिहाद होगा। कोई कह रहा है अब ईरान को ट्रंप का खून चाहिए। कोई कह रहा है ईरान को नेतन्याहू का सर चाहिए। इजराइल के एक सैनिकों का खून चाहिए। वैसे तो मुस्लिम मुल्क में जिहाद की बात कोई नई नहीं है, लेकिन भीषण जंग में जिहाद और सीधे इसका हिटलिस्ट निकालकर पूरी जंग को एक नई राह पर ले जाने की कोशिश है। आपको बताते हैं ईरान में जिहाद और ट्रंप नेतन्याहू के खून की मांग करने वाले ये मौलाना कौन हैं और ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में कितनी गहरी पैठ रखते हैं। 87 साल के अब्दुल्ला जवादी ईरान के बड़े शिया धर्मगुरु हैं। खामेनी की हत्या के बाद जिहाद का फतवा जारी किया। जवादी के फतवे को ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू का खून करने की बात कही गई। जवादी ने यूएस इजरायली सैनिकों का भी खून बहाने की बात कही। दरअसल जवादी का ये फतवा कोशिश है पूरे ईरान और उसके समर्थक देशों को इस्लाम के नाम पर एकजुट करने की। जिहाद का फतवा इसी कोशिश का मूल मंत्र है। ईरान में खामेनी की हत्या के बाद 40 दिन का शोक है। इस दौरान जगह जगह लोग मातम मना रहे हैं। कहीं अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान के मौलानाओं की कोशिश है किसी आक्रोश को जिहाद में बदल दिया जाए। आपको बता दें कि ईरान एक शिया बहुल देश है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक शियाओं की आबादी काफी है। अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात करें तो शियाओं की बड़ी आबादी सीरिया, कुवैत, तुर्की, ओमान, यमन और लेबनान में अच्छी खासी है। इन देशों पर ईरान का प्रभुत्व भी है। हालांकि सीरिया, कुवैत, बहरीन और ओमान जंग में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इनकी सेना में शिया सैनिकों की संख्या बड़ी है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से सऊदी अरब, यूएई समेत अरब के कई देश सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इस बीच धोखेबाज पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ उस समझौते को भूल गया जो उसने पिछले साल किया था। तो क्या था यह समझौता और पाकिस्तान ने सऊदी को कैसे धोखा दिया, हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
इजराइल और अमेरिका ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। जंग तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इस महायुद्ध के बीच धोखेबाज पाकिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। अपनी उसी फितरत के लिए जो एक कटोरा छाप मुल्क की पहचान है, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं, सिर्फ भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है, मदद के लिए नहीं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सऊदी अरब के साथ ऐसा ही किया, जहां ईरान मिसाइल बरसा रहा है, लेकिन मुनीर और शहबाज के मुंह में मानो दही जमी। दरअसल पिछले साल पाकिस्तान सऊदी का एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक देश पर अटैक होगा तो दूसरा देश उसके बचाव में उतरेगा। लेकिन पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के बाद भी पीछे हट गया, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला हुआ, पाकिस्तान चुप। शिट। सऊदी में तेल की सबसे बड़ी कंपनी पर हमला हुआ, पाकिस्तान चुप। सऊदी अरब के जॉर्डन सीमा के पास मिसाइल और ड्रोन बरसा, पाकिस्तान चुप। सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ अटैक के बाद भी पाकिस्तान ने ना कोई क्लियर स्टैंड लिया और ना ही युद्ध में कोई मदद। हालांकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात कर हमलों की निंदा तो की, लेकिन ईरान को जवाब देने या सैन्य सहायता की कोई बात नहीं की। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान ने सीधे जंग में शामिल होने का ऐलान क्यों नहीं किया। एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए युद्ध में शामिल होने के मुकाबले सऊदी की नाराजगी लेना आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान और भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव है। ईरान के साथ टकराव उसे और भी मुश्किल में डाल देगा। दूसरी वजह है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ समझौता फॉर्मल है। इसे ऑटोमेटिक मिलिट्री बढ़ोतरी के बिना शर्त गारंटी के बजाय एकजुटता का पॉलिटिकल सिग्नल माना जाता है, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स का सीधा रेफरेंस नहीं है। उधर ईरान में खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में गुस्से की आग भड़की हुई है। साथ ही ईरान भी पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर उस पर हमले के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ तो उसका मिसाइल भी रेडी है। जी मीडिया। एक जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है, दूसरी जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जारी है। तालिबान सेना ने डूरंड लाइन पर ऐसा कहर बरपाया कि मुनीर की सेना को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ रहा है, और अब तालिबान ने डूरंड लाइन पर ऐसी फोर्स तैनात कर दी है जो सबसे खूंखार है, यानी मुनीर की कब्र खुदना अब तय मानिए। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, सीमा पर घमासान। डूरंड लाइन पर अलबत्र, मुल्ला मुनीर की खुदी कब्र। पाकिस्तान ने भारत की नकल करते हुए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक तो कर दी, लेकिन तालिबान ने मुल्ला मुनीर को उसकी हैसियत बता दी। डूरंड लाइन पर तालिबानी ब्रिगेड तबाही मचा रही है। पाकिस्तानी फौज और उसके ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है। तालिबान फौज के प्रहार से मुनीर की रणछोड़ सेना सहम उठी और पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि तालिबान के लड़ाके सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक के बाद एक पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर रहे हैं। बुधवार को भी एक तरफ अफगान सेना ने तोरखाम बॉर्डर के पास मौजूद पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से गोले दागे। इस हमले में पाकिस्तान की 7 चौकियां तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक मारे गए। वहीं दूसरी ओर बॉर्डर के गेट पर खड़े पाकिस्तानी सैनिक को अफगान सेना के स्नाइपर ने मार गिराया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अफगानी फौज का सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान तालिबान जंग की असली पिक्चर अब शुरू हुई है, क्योंकि तालिबान ने डूरंड लाइन पर अपनी सबसे खूंखार अलबद्र ब्रिगेड को तैनात कर दिया है, जो अब पाकिस्तान के जिहादी जनरल की कब्र खोद कर ही दम लेगी। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की वजह आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए आखिर अलबद्र है क्या। 205 अलबद्र तालिबान सेना की एक स्पेशल यूनिट है, जो दक्षिणी अफगानिस्तान यानी कंधार, हेलमंद, उरुजगान, जाबुल, निमरोज की जिम्मेदारी संभालता है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी, जिसे तालिबानी सेना की सबसे ट्रेंड और एग्रेसिव यूनिट मानी जाती है। अब इस यूनिट को तालिबान ने सीधे पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतार दिया है।
क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगान लैंड पर स्ट्राइक की थी। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमला करते हुए 50 लोगों को मौत के घाट उतारा। दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने अटैक हेलीकॉप्टर के जरिए टीटीपी के ठिकानों को तहस नहस किया। बस इसी हमले का बदला लेने के लिए तालिबान फोर्स और टीटीपी ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तालिबानी लड़ाके डूरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में दाखिल हो गए और पाकिस्तान फौज की चौकियों को जलाकर राख कर दिया। पाकिस्तान और तालिबान में डूरंड लाइन को लेकर पुराना विवाद है। पाकिस्तान डूरंड लाइन को अफगानिस्तान के साथ अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान को इस पर ऐतराज है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सीमा पर बाड़ेबंदी तेज कर दी, जिसे लेकर दोनों के बीच दर्जनों बार संघर्ष हो चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में भले ही बारूद बरस रहे हैं, लेकिन दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट पर भी। मिडिल ईस्ट में आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं। ईरान पर फिर अमेरिका और इजरायल की बम वर्षा। तेहरान में सैन्य और रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह, चारों तरफ उठा धुएं का गुबार। ईरान ने जंग का दायरा बढ़ाया। अजरबैजान में भी ड्रोन से हमला। एयरपोर्ट के पास बिल्डिंग को किया टारगेट। हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका और इजरायल के हमलों से दहला ईरान का खुर्रमाबाद। चारों तरफ तबाही। हमले में कई बिल्डिंग्स ध्वस्त। रिहायशी इलाके में अटैक से मची अफरा तफरी। इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान का बारूदी प्रहार। तेल अवीव समेत कई शहरों पर बरसाई मिसाइल। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मिसाइल मार गिराई। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों से तबाही। जंग में अब तक ईरान के 1230 लोगों की मौत, कई घायल। सैन्य ठिकानों पर भी टारगेट।